नमस्कार मित्रों, बिजनेस बॉलीवुड और वाजपेयी के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। मित्रों, दरअसल मेरी प्रॉब्लम तो एक है कि मेरी गणित जो है, मैथमेटिक्स जो है, वो बहुत कमजोर रही है बचपन से और अभी तक उसमें कोई सुधार नहीं आया। और उसके बाद मुलाकात हो गई मेरी हमारे मित्र नीरज वाजपेयी जी से। नीरज वाजपेयी जी के पास कोई मौका नहीं रहता मुझे शर्मिंदा करने का कि वो मेरी मैथमेटिक्स को कमजोर कैसे बताएं। तो आज जिस विषय पर, जिस मसले पर वो चर्चा करना चाहते हैं, वो वैसे तो देश का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं और हजारों हजार करोड़ लोग उसमें लगा रहे हैं पैसा। 60-70 लाख करोड़ रुपए का वो धंधा है। स्टार्टअप से भी आगे की चीज है, बड़े जो बिजनेस हैं उससे भी आगे की चीज है। मेरी दुविधा तो ये है कि मुझे इतनी सारी जीरोज का काउंट करना नहीं आता। और वो तो अच्छा हुआ कि कभी नीरज जी ने प्रोग्राम के दौरान ये नहीं कहा कि आप लिख कर बताओ कि कितना पैसा होता है ये। लेकिन विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड को लेकर पूरा देश एक तरह से दीवाना है और एक लाइन आजकल बहुत चलती है, म्यूचुअल फंड है तो सही है। अब म्यूचुअल फंड सही है या गलत है, इस पर चर्चा करेंगे नीरज जी के साथ। और स्टार्टअप की जो सीरीज हमने शुरू की, पिछली बार हमने ओयो की बात की थी, इस बार क्या नए स्टार्टअप के नए आइडिया पर बात करते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने को शर्मिंदा करने के लिए तैयार हूँ आपसे। ये जो विजय जी को बहुत बहुत प्रणाम और सभी सुधीर दर्शकों को गणेश चतुर्थी की अग्रिम शुभकामनाएं। और आजकल तो विजय जी ये कह रहे हैं कि वो गणित नहीं जानते, लेकिन मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि वो बीज गणित बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जहाँ समीकरण बहुत सारे होते हैं। और केमिस्ट्री के वो बहुत बड़े विद्वान हैं। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स मिलाते रहते हैं दिन में दिल्ली में बैठ के। तो जरूरी नहीं कि अंक गणित में ही पारंगत हुआ जाए, केमिस्ट्री के लोग भी बहुत बड़े बड़े लोग हो चुके हैं। की सारी केमिस्ट्री वो आपकी जीरोस से चलती है। उसके इक्वेशन उसके बिना नहीं चलते। सर, ये जो देश भर का जो लोग हैं, आम आदमी है, एक तो आप बताते रहते हैं कि कैसे बिजनेस शुरू करना चाहिए, स्टार्टअप कैसे होना चाहिए, सिंगल विंडो क्या है, सरकारों को कैसे काम करना चाहिए, पॉलिसीज क्या है बिजनेस की, इकोनॉमिक्स की। लेकिन ये एक नया तरीके का बिजनेस है, म्यूचुअल फंड। मैं ऐसा समझता हूं, आप इसको करेक्ट कीजिए। और इतने लोग लगे हुए हैं, वो भी आप बताइए कितना पैसा लगा हुआ है, कितने लोग काम कर रहे हैं। और एक चीज, ये जो लाइन है म्यूचुअल फंड है तो सही है। और सचिन साहब जैसे लोग जो आपके मित्र हैं, वो भी इसकी बात करते हैं और बड़े बड़े स्टार्स भी कर रहे हैं। तो ये कितना सही है, कितना गलत है, या ठीक ही है बिल्कुल बात, इसको हमें समझाइए। ये बड़ी बात है, लोग हजारों हजार लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल विजय जी। और म्यूचुअल फंड का 2-3 नंबर से आप समझिए कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है ये। और कोविड के बाद से खास तौर पे इसमें दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हुई है। आज की तारीख में 18 करोड़ फोलियोज हैं, यानी 18 करोड़ अकाउंट हैं। अब अकाउंट्स। एक के दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन 18 करोड़ यूनिक फोलियो होना बहुत बड़ी बात है। और इसमें जो टोटल पैसा लगा हुआ है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लोगों का, वो 65 लाख करोड़ रुपए है। बहुत बड़ी रकम होती है। 7 करोड़ रुपए। 65 लाख करोड़ रुपए निवेशित है। तरह तरह की स्कीम्स चल रही हैं और 20-25 हजार करोड़ रुपए हर महीने एसआईपी, एक शब्द आपने सुना होगा, उसके जरिए आते हैं, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर एकदम गांव खेड़े का, शहर का, छोटे का, हमारे आप जैसा आदमी उसमें पैसा डालता है। तो ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड और वेल ऑयल्ड इंडस्ट्री अब बन चुकी है। अब ये नेसेंट स्टेज में नहीं, कोविड से पहले आप ये समझ लीजिए इसकी 1/3 थी। कोविड के बाद से इसमें बहुत तेजी आई। और आपको एक अनुमान बताऊं कि सालाना जो इसकी वृद्धि दर है, जिसको हम लोग सीएजीआर कह देते हैं, वो 15 से 18% के बीच चल रही है, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। बहुत क्योंकि बड़ी ग्रोथ। अभी एक्चुअली देखिए, इतना खराब बाजार अभी था बीच में, तब भी एसआईपी में कोई फर्क नहीं पड़ा। एसआईपी लगातार वैसी ही चल रही है। इक्विटी है, डेट है, तरह तरह के फंड है। मतलब 200-400-500 करोड़ 500 प्रकार के दो म्यूचुअल फंड है। एक एक फंड हाउसेस के पास 25-40 स्कीम्स हैं जिनमें पैसा आ रहा है। तो साइज एक्चुअली बहुत बड़ा हो गया है। और छोटा इन्वेशक या जो एकदम कुछ नहीं जानता मार्केट के बारे में, शेयर मार्केट की उसकी धारणा
सट्टा बाजार की या गैम्बलिंग की जो भी रही हो, लेकिन वो सब इसमें आए और इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो इस इंडस्ट्री ने, जो इसका समूह का संगठन है, एम्फी बोलते हैं जिसको, उन्होंने एक कैंपेन बनाया जिसमें ये कहा गया कि म्यूचुअल फंड सही है। तो इसमें बड़े बड़े स्टार्स और ये सब हमारे मित्र लोगों ने विज्ञापन किया इसका। अब आपका प्रश्न है कि ये क्या सही है या गलत है? एक लाइन में अगर मैं कहूं तो ये वाकई में सही है। इसलिए सही है ये क्योंकि छोटा निवेशक जिसको कुछ नहीं मालूम शेयर मार्केट के बारे में, उसके पास इस मार्केट में आने का सबसे अच्छा जरिया आप ये कह सकते हैं कि एक बेहतर जरिया है ये, कि वो बहुत कम पैसे में 1000 रुपए महीने की एसआईपी चला सकता है। अब तो शायद उससे भी नीचे 500 रुपए वाली भी शुरू हो रही है। तो बहुत कम पैसे हर महीने डाल के आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस लिहाज से आप देखें सही है। और पिछले 20, 25, 30 सालों का अगर आप रिटर्न देखेंगे इस इंडस्ट्री में जिसने निवेश किया है, लगातार निवेश किया है जिसने, उसको 12-15% का एवरेज रिटर्न जरूर मिला है। और अगर आप बहुत किस्मत वाले हैं और आप दे तो आपको इससे ज्यादा भी रिटर्न मिला होगा। तो एवरेज रिटर्न एफडी से हमेशा ज्यादा म्यूचुअल फंड ने अपने निवेशकों को दिया है। लेकिन इसकी कुछ आगे हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत गड़बड़ बातें भी हैं जो निवेशक की तरफ से भी गड़बड़ है और फंड मैनेजर की तरफ से भी गड़बड़ है। लेकिन पहले ये समझाइए, जैसे आपने कहा एसआईपी के लिए इतना 500 रुपए भी जमा कर सकते हैं, तो पहले एक जमाना था कि हम लोग पोस्ट ऑफिस में कुछ जमा करते थे पासबुक में 100 रुपए, 50 रुपए। फिर उसके बाद अब बैंक्स जब से शुरू हुए, बैंक्स में ज्यादा बड़ा काम हुआ, तो वो आरडी पर हम लोग काम करने लगे, रैकरिंग डिपॉजिट्स पर। और उसमें तो 6%, 7%, शायद 7% तक का होगा इंटरेस्ट, वो है। और यहाँ आप कह रहे हैं 12% मिल रहा है एवरेज के तौर पर। यदि हम देखें 10% भी मान लें तो बैंक से बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। तो एक तो ऐसा क्यों है, कि ऐसा कैसे हो रहा है? और फिर यदि ऐसा है तो कहा जाता है कि वो फ्री लंचेस नहीं मिलते, तो फिर क्या, कैसे है ये सारा मामला? बिल्कुल ठीक ठाक है, नीट एंड क्लीन है, भरोसा करें आप पर? ये बिल्कुल, बहुत बिल्कुल भरोसा है मुझे। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्यों दे पा रहे हैं एफडी से ज्यादा? क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में या शेयर मार्केट में गारंटी शब्द जो है ना, वो टैबू है। यहाँ कुछ भी गारंटीड नहीं है कि आप किसी म्यूचुअल फंड में लगाएं तो वो गारंटी नहीं दे सकता। अगर कोई इन्वेस्टर को, कोई भी एजेंट, कोई म्यूचुअल फंड वाला, कोई शेयर मार्केट वाला अगर गारंटी शब्द बोले ना, तो उसकी शिकायत कर दो तुरंत, वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि गारंटी नहीं हो सकती यहाँ। ये सब मार्केट रिस्क के अधीन है। लेकिन चूंकि आप रिस्क कैपिटल दे रहे हैं, तो हमेशा जहां रिस्क है वहीं इश्क है, तो थोड़ा आपको ज्यादा मिलेगा वहां पे। एफडी में क्या है, ये 7% से ज्यादा वो देंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने गारंटी ले ली। तो गारंटी हमेशा आदमी मिनिमम की लेता है, जितना वो मिनिमम दे सकेगा। इधर गारंटी नहीं, इसलिए आपको ज्यादा मिलता है, पहला वो। दूसरी चीज, जो शेयर मार्केट का पैसा है, जो म्यूचुअल फंड में जा रहा है या स्टॉक में जा रहा है, वो ग्रोथ कैपिटल है। वो आप म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो वो कंपनियों में जाता है, कंपनी की वैल्यूएशंस बढ़ती है तो उनको एक्सपेंड करने में आसानी होती है, बहुत पूरी एक इकोनॉमी चलती है। तो वहां का रिटर्न ज्यादा मिलता है। आप सीधे ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए वहां रिटर्न ज्यादा मिलता है। लेकिन रिस्क भी है, जरूरी नहीं हमेशा ज्यादा ही मिले। आपको कई बार हो सकता है 2% मिले, कई बार हो सकता है नेगेटिव मिले। ये भी पॉसिबल है कि आपका म्यूचुअल फंड नेगेटिव रिटर्न दे। बिल्कुल होता है, 100% होता है। मतलब बहुत सारे फंड जो हैं वो अंडर परफॉर्म करते हैं। जैसे मान लिया हम लोगों ने बेंचमार्क लिया कि निफ्टी, जो एक इंडेक्स बना हुआ है शेयर यस। बाजार का, 50 शेयर हैं उसमें, या सेंसेक्स में 30 शेयर, हमने उसको एक बेंचमार्क मान लिया कि इससे हम कंपेयर करेंगे। तो टोटल रिटर्न इंडेक्स से आप कंपेयर कर रहे हो, अगर उसका रिटर्न 14% आ रहा है और कोई आपका म्यूचुअल फंड 10%, 8% पे है, तो उसको हम लोग अंडर परफॉर्मर मानते हैं कि तो आप तो बेंचमार्क ही नहीं बीट कर पा रहे हो, आप एफडी को नहीं बीट कर पा रहे हो अगर, तो आप अंडर परफॉर्मर कर रहे हो। ये भी होता है, बिल्कुल होता है इसमें। तो इसलिए म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन बहुत ध्यान देने की आपको उसमें जरूरत है। ऐसा नहीं अंधे की तरीके से कहीं भी पैसा डाल दो, किसी फंड में डाल दो तो आपको पैसा बन ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि लेकिन म्यूचुअल ये फंड मान और के चलिए, एसआईपी में फर्क देखें तो, एसआईपी में और किसमें सर? म्यूचुअल फंड को मतलब एक तरह से म्यूचुअल फंड में लेना और एसआईपी को अलग अलग तरीके से देखते हैं। नहीं नहीं, दोनों सेम चीज। म्यूचुअल तो फंड तो एक, हाँ, म्यूचुअल फंड आप तो एक एसआईपी इंडस्ट्री का नाम करके म्यूचुअल फंड में आप डाल रहे हैं और आपको पता नहीं कि कहाँ जा रहा है वो पैसा। है। एग्जैक्टली, मैं बता रहा हूँ कैसे। देखिए क्या होता है, जैसे मान लो पोस्ट ऑफिस से समझाते हैं आपको एग्जाम्पल। पोस्ट ऑफिस में आप जो हर महीने जमा करते हैं,
वो SIP है। SIP का फुल फॉर्म ये है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी एक सिस्टम के तहत आप हर महीने, हर हफ्ते, हर तीसरे महीने, हर साल आप पैसा डालते हैं, वो SIP कहलाती है। वो पैसा आप म्यूचुअल फंड में डालते हैं और म्यूचुअल फंड उस पैसे को आगे शेयर बाजार में डालता है। कंपनी में डाल रहे फर्क क्या हुआ इसमें कि उदाहरण के लिए मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर है, तो विजय जी ने जाके रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक शेयर खरीद लिया, तो उनको जो भी उस समय का प्राइस चल रहा होगा 1200, 1400, 1500, वो आपने दिया और आपको एक शेयर मिल गया। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड में डालते हैं पैसा, तो हमारे आपके जैसे बहुत सारे लोग डालते हैं, सबका पैसा पूल करके, इकट्ठा करके, और फिर रिलायंस के शेयर खरीदे जाते हैं। और उसके बाद जिस अनुपात में जिसने पैसा दिया, जो लोग म्यूचुअल फंड ऑपरेट कर रहे हैं, इसको ऐसे हाँ, समझें मोटे तौर पर, वो डिसाइड कर रहे हैं कि उनका आपका पैसा कहाँ लग रहा है। बिल्कुल, उसमें एक बाकायदा एक फंड मैनेजर नाम का व्यक्ति होता है, उसका ये काम है, और वो आपसे फीस लेता है। वो आपके लिए फ्री में काम नहीं करता, वो फीस लेता है इस काम की कि आपका जो पैसा SIP का हमारे पास आया है, या लमसम का, यानी एक बार में आपने 10 लाख रुपए डाल दिए तो वो लमसम कहलाएगा, और हर महीने डालने तो SIP कहलाएगा। उस पैसे को वो फंड मैनेजर नाम का व्यक्ति, अपनी टीम होती है उसकी एक रिसर्च वाली, जो सब रिसर्च करते हैं, और उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो शेयर मार्केट में पैसा लगाए। किस स्टॉक में लगाएगा इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, किस कंपनी में लगाएगा इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं, कब लगाएगा इस पर आपका कंट्रोल नहीं, आपसे कोई लेना देना नहीं, आपको खाली पैसा देते रहना है। उसके आगे का काम वो करेगा और इसके लिए फीस लेगा, जिसको हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट फीस कह लीजिए, एंट्री लोड कह लीजिए, जिस अलग अलग नाम से होते हैं, वो फीस लेता है, क्योंकि उसका अपना खर्चा होता है, उनकी एडवाइजरी फीस कह लीजिए। इसमें एक और प्राणी होता है सर बीच में, एजेंट, क्योंकि फंड मैनेजर तो आपके पास आता नहीं पैसा लेने के लिए, तो हर छोटे छोटे शहरों में म्यूचुअल फंड बेचने वाले डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट होते हैं। गड़बड़ यहां पे होती है। आपने कहा तो नहीं, गड़बड़ क्या है वो मैं बताता हूं। सबसे बड़ा तो मैं आपको बताऊं विजय जी, कि इस देश में जितने 18 करोड़ का जो नंबर है म्यूचुअल फंड फोलियो वालों का, उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि 10 करोड़ लोग हैं, जो 10 करोड़ लोग हैं उदाहरण के लिए, कि जो म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं। मैं ये मतलब बोल सकता हूं दावे के साथ कि उसमें से 9 करोड़ लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि SIP क्या चीज है। जी, इसीलिए उनको लगता है कि SIP कोई एक प्रोडक्ट है जिस पर वो पैसा डालते हैं, और एक टर्म यूज करते हैं अपने छोटे शहरों में, गांव में, कि हमने SIP डाल दी। अभी SIP एक प्रोसेस है, एक तरीका है, उसमें क्या डाल दिया आपने। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो एजेंट है वो समझाता नहीं कि SIP क्या चीज है। ये अवेयरनेस की जरूरत है। वो आपके साथ धोखा नहीं कर रहा है, लेकिन वो आपको बता नहीं रहा कि SIP क्या है। एजेंट क्या गड़बड़ कर सकता है, चाहिए। एजेंट ये गड़बड़ करता है कि उसने आपसे कहा कि एक बहुत अच्छा फंड है, ऐसा है वैसा है, आप SIP डाल दो। आपने SIP डाल दी, आपने उससे ये नहीं पूछा कि ये जो जहां आपने मेरे से SIP डलवाई है, वो किस फंड में पैसा जा रहा है, उसका फंड मैनेजर कौन है, वो किस कंपनी की फंड है, और वो कहां कहां निवेश करेगा। डिस्क्लोजर बताइए ना आप, उसका अंडरलाइंग एसेट मतलब कौन कौन सी कंपनी में लगा रहा है, ये सब उसको बताना चाहिए। वो किस तरह का फंड है, वो निफ्टी वाला फंड है, कि वो इमर्जिंग मार्केट वाला फंड है, कि वो पैसा विदेश में लगेगा, कि वो पैसा मैन्युफैक्चरिंग कहाँ लगेगा, वो कुछ एक्सप्लेन नहीं करता। और आप पूछ लीजिए 9 करोड़ लोगों से, अगर एक भी आदमी बता दे कि उसकी SIP कहाँ लगी तो मैं मान जाऊंगा। फंड मैनेजर का नाम तो मेरे ख्याल में 9 करोड़ 99 लाख लोगों को नहीं पता होगा कि उनका पैसा कौन फंड में कोई है मीडिएटर, फंड मैनेजर होता है। यस, फंड मैनेजर कौन है नाम ही नहीं पता। तो ये थोड़ा मुझे लगता है अवेयरनेस की जरूरत है दोनों साइड से। जो निवेश कर रहा है, जो SIP डाल रहा है, उसको पूछना चाहिए कि मेरा पैसा किधर डालोगे आप, कौन से फंड में डालोगे, उस फंड में क्या चल रहा है, उसका फंड मैनेजर कौन है, उसका रिटर्न क्या है 10 साल का, हिस्ट्री देख के आप रिटर्न मुझे समझा रहे हो। हिस्ट्री से कभी पैसा बनता है क्या। पिछले साल उन्होंने बहुत तीर मारा था, इस साल वो तीर मार पाएंगे क्या, नहीं पता हमें। तो ये सब अवेयरनेस की है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस सेलिंग नाम का कोट अनकोट वर्ड में कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि अक्रॉस द बोर्ड मिस सेलिंग होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा शिक्षा की जरूरत है लोगों को, कि आप जो SIP डाल रहे हो, SIP कुछ नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो एक तरीका है, और आपको वो जानना चाहिए कि इस तरीके का पैसा कहाँ जा रहा है। अब इस सवाल को मैं उलट तरीके से समझूं आपसे कि जो
एजेंट का आपने जिक्र किया, जो गांव में, मेरे गांव में रहता है, शहर में रहता है, जो एसआईपी डालवा रहा है, उसको क्या फायदा है गलत जगह पर पैसे को डाल देने, या उसको भी नहीं जानकारी है? नहीं नहीं नहीं, उसको जानकारी है। अरे वो तो चतुर सयाना है, वो सबसे चतुर आदमी इस चेन का। नहीं तो उसका जो क्लाइंट है उसको नुकसान हो रहा है, इसमें उसका क्या फायदा, ये तो समझ रहे हैं। हाँ देखिए, एक चेन समझिए, एक एसआईपी वाला इन्वेस्टर है और एक म्यूचुअल फंड है। इसके बीच में कौन कौन है? फंड मैनेजर है, डिस्ट्रीब्यूटर है और एजेंट है। 3 लोग हैं इसमें। फंड मैनेजर को फीस मिलती है पैसा निवेश करने की, वो मैनेजमेंट फीस लेता है। डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट को कमीशन मिलता है, जैसे एलआईसी वाले को मिलता था। ठीक है। जितने दिन तक, जितने साल तक आपका ये फंड चलेगा, उनको कमीशन मिलेगा। और एनएवी नाम का एक शब्द आपने सुना होगा, नेट एसेट वैल्यू। यस। वो डेली बेसिस पर मार्केट बंद होने के बाद म्यूचुअल फंड अपने फंड की एनएवी तय करता है और उसी दिन उससे कमीशन कटता रहता, मंथली या क्वार्टरली उनको पे होता है। तो एजेंट का इंटरेस्ट ये है कि अगर कोई नई स्कीम आई है तो उसमें लोगों को पैसा डलवाओ, क्योंकि आपका कमीशन सुनिश्चित हो। ठीक है, अब आपको गड़बड़ क्या कर रहा है, वो फंड अच्छा है कि नहीं है, किस वैल्यूएशन पे आ रहा है, ठीक ठाक काम करेगा कि नहीं करेगा, उसको ये समझाने में दिलचस्पी क्यों होनी चाहिए? एलआईसी में आप ये समझिए कि मैं खुद भुक्तभोगी हूं। जीवन आनंद नाम की एक पॉलिसी मैंने ली, 20 साल तक हमने उसमें 2 लाख रुपए जमा किए, 10,554 रुपए हर साल। और जब 20 साल बाद लेने गया तो मुझे 5 या 6 लाख रुपए मुझे मिले। अगर यही पैसा मैंने म्यूचुअल फंड में डाला होता तो इससे कहीं ज्यादा मुझे मिलता। लेकिन वो उस समय शायद यही तरीका था। मैं ये बिल्कुल एलआईसी नहीं कह रहा हूँ कि वो सब गड़बड़ फ्रॉड लोग हैं, लेकिन ये तरीका तो उस समय था और लोगों को समझा दिया गया। अवेयरनेस नहीं होती है, हम भी 20 साल 25 साल पहले नहीं जानते थे इतनी चीजें। आज लेकिन अवेयरनेस है, लोगों को जानना चाहिए और 10 सवाल पूछने चाहिए एजेंट से कि जिस फंड में तुम मेरा पैसा डलवा रहे हो, क्यों डलवा रहे हो, उसमें क्या खासियत है उसकी, कौन है इसका फंड मैनेजर, कितना रिटर्न बना के देगा, और मार्केट इतना खराब है तो रिटर्न कैसे बनाओगे आप। ये सारे सवाल म्यूचुअल फंड सही है की जगह पूछने जरूरी है। अब सर इसमें क्या होता, म्यूचुअल फंड जी, वाले इंडस्ट्री वाले आपको क्या सिखाते हैं, साहब 20 साल तक रखोगे, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 50,000 रुपए महीने डालोगे तो तुम करोड़पति हो जाओगे 20 साल में। करोड़पति हो जाओगे। ये अपने आप में ना एक बहुत ही, मतलब मैं कहूँ बहुत ही गलत थ्योरी है, जो ये सब्जबाग दिखाने वाली बात होगी। आप ऐसे मत बताओ 20-30 साल किसी को, एवरेज 3 साल में नहीं रुकता इन्वेस्टर, तो आप 20 साल की स्टोरी उसको क्यों सुना रहे हो? नहीं, वो उससे मैं लगता है, म्यूचुअल बिग ड्रीम लगता है ना कि 1 करोड़ रुपए हो जाएगा, करोड़पति हो जाऊंगा मैं। देने में तो 5,000 रुपए लगने लगता है, करोड़पति हो जाऊंगा। तो यही तो ड्रीम है। अब अच्छा, इसमें उस म्यूचुअल फंड वाले को बताने की जरूरत ही नहीं है। जो इन्वेस्टर है वो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला उसने पढ़ा होगा बचपन में। तो उस हिसाब आप से डालो देखो। उसमें पैसा, अपने चक्रवृद्धि ब्याज में अपना गुणा भाग करो तो आपको वो निकल आएगा, उससे सुनने की क्या जरूरत है। लेकिन प्रश्न है कि क्या आप 20 साल एसआईपी चलाते हैं क्या? डेटा ये कहता है कि नहीं चलाते आप। नहीं चलाते। 3 साल में बंद हो जाती ज्यादातर, बहुत चली 5 साल में, 20 साल तक चलने वाली। अभी एस नरेन साहब बहुत बड़े फंड मैनेजर हैं, उन्होंने कहा था जो मेरी पहली स्कीम थी, 20 साल बाद मैंने उसको चेक किया तो उसमें कुछ लोग थे, कुछ मतलब लिटरली कुछ लोग थे, 150 लोग थे जो 20 साल होल्ड कर रहे थे। तो ये सारी चीजें लोगों को एक्सप्लेन करना जरूरी है। तो जैसे एक जमाने में वो चिट फंड कंपनियों की तो कमाई इस बात पे थी, क्योंकि वो 5 साल के लिए भी कर लिया, छोटे छोटे इन्वेस्टर को वो तो साल भर में बंद कर देता है और वो पैसा न तो उसको वापस मिलता है और वो कंपनी जो उसके राइट। पास रख लेती है पैसे को। लेकिन एक जो आपने कहा कि इसको पढ़कर समझ के पूछ के किया कीजिए, लेकिन जो आप वो विज्ञापन देते हैं उसमें जितनी स्पीड में बोलते हैं वो तो मुझे समझ में नहीं आया आज तक। और अखबार में भी जितनी बारीक लाइन में लिखते हैं कि रीड केयरफुली बिफोर, और या जो फॉर्म भर के देते, मेरे चश्मे तो आज तक काम में नहीं आए उसमें। ये बात सेबी जो इसका रेगुलेटर उसके ध्यान में आई थी सर। तो आप आज से 8 साल पहले जाइए तो इतनी स्पीड में वो बोला जाता बोलते था कि मतलब कोई उसको नहीं सुन पाता था। तो ये बात की शिकायत भी की गई और सेबी ने उसको नोटिस भी किया, तो उसकी स्पीड थोड़ी स्लो कराई गई है। अब कम से कम आप इतना जरूर सुन लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स आर लिसन सब्जेक्ट केयरफुली, टू मार्केट, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इतना आप सुन लेते हैं। उसके बाद वो एक बहुत लंबा सा लिखा रहता है बारीक अक्षरों में, उसके लिए आप -10 का चश्मा लगाइए और पढ़िए ध्यान से। और किसी के पास इतना समय नहीं पढ़ने का। इसमें मैं गलती इन्वेस्टर की देता हूँ, भाई पढ़ो ना, क्यों नहीं पढ़ते हो आप? म्यूचुअल फंड वाला क्यों पढ़ा आपको पढ़ाएगा? आप पढ़ो, आपको जानकारी रखनी चाहिए।
तो मेरा तो मिशन है कि मैं इन्वेस्टर एजुकेशन करूं लोगों की, कि आप पढ़िए उसको, समझिए कि इसका रिस्क क्या है। तो जो हमने शुरू में कहा था कि मार्केट का रिस्क है इसमें, और इसीलिए ज्यादा रिटर्न भी है। ज्यादा रिटर्न पाओगे तो रिस्क भी होगा, बिना रिस्क के तो रिटर्न बनेगा नहीं, वरना एफडी है 5% वाली, मतलब इसको वहां मोटे चले तौर जाओ। पे तो ये जो है आलसी और बिना दिमाग चलाए पैसा कमाने का तरीका है। ये एक, हाँ, इसको एक इंटरप्रिटेशन का तरीका है ऐसा, लेकिन मैं मानता हूं कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए, आम आदमी के लिए म्यूचुअल फंड सही इसलिए है क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है मार्केट, इतना आसान नहीं है कि हर आदमी उसको समझ ले। इतने वेरिएबल्स हैं, इतनी चीजें बदलती रहती है रोज। ट्रम्प साहब का आजकल लोग सुबह हम लोग ट्वीट पढ़ते हैं उनका कि उन्होंने आज क्या लिख दिया मार्केट के लिए। और उससे तो वो कैश आपके कर पास इतना समय नहीं है, आप अपनी साधारण जिंदगी 9 से 5 की नौकरी कर रहे हैं, प्रेम से परिवार के साथ रह रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कि वहां पे एफडी से ज्यादा रिटर्न आपको मिल जाएगा। केवल एक काम आपको करना है, डिसिप्लिन। अगर एसआईपी आप चालू कर रहे हैं तो किसी भी परिस्थिति में उसको बंद ना करें, तो फायदा आपको होगा। सर एक चीज समझाइए, अभी कुछ किसी का चर्चा हुई थी कि कोई पैसा किसी कंपनी ने, शायद एलआईसी का पैसा कहीं पर लगा दिया गया और उससे बड़ी चर्चा हुई कि उससे नुकसान हो गया एलआईसी का, इन्वेस्टर का। ये सब क्या, ये भी म्यूचुअल फंड का हिस्सा है? नहीं, जैसे मार्केट में जो लगाने वाले पैसे लगा के कौन कौन लोग लगाता है, दो तीन तरह के जो प्राणी आपकी होते हैं। एलआईसी को लेकर चर्चा हुई थी काफी, फिर बाद में सरकार ने कहा कि नहीं उनका तो बहुत पैसा बढ़ गया, मैं आपके समझ गया, हाँ। एलआईसी यहाँ पे आप बहुत अडानी लगाया, ग्रुप के बारे में, हाँ, अडानी ग्रुप को लेकर के ये पैसा मिला आलोचना था। हुई थी कि एलआईसी का पैसा डूब गया। मार्केट में पैसा लगाता कौन कौन? एक म्यूचुअल फंड लगाता है। एलआईसी म्यूचुअल फंड नहीं है, एलआईसी इंश्योरेंस कंपनी है, उसका एक म्यूचुअल फंड का विभाग अलग से है। तो एलआईसी पैसा लगा, मतलब इंश्योरेंस कंपनीज जितनी भी हैं सब पैसा लगाती है मार्केट में, म्यूचुअल फंड लगाते हैं मार्केट में। डायरेक्ट आप एचएनआई हैं, आप बड़े आदमी हैं तो आप डायरेक्ट भी लगाते हैं, और एफआईआई विदेशी निवेशक लगाते हैं जो आजकल खूब बेच रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी जो आप 20 साल के लिए 30 साल के लिए बीमा कराते हैं, उसका पैसा मार्केट में लगता है। अब वो जो अडानी के रेफरेंस में बात आई थी, वो बात एक्चुअली गलत थी। वो मतलब एक बहुत ही, इसको ना कि आम आदमी को कुछ भी आप समझा दो बरगलाने वाली बात थी, सच नहीं था वो। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का तरीका ये होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपने 10 रुपए में किया, और 10 रुपए से बढ़ के वो 100 रुपए हो गया, और अचानक से कोई बुरी खबर आई और 100 से घट के 75 हो गया, तो आप ये नहीं कह सकते कि 25 रुपए का नुकसान हो गया। आप वो 10 रुपए से लीजिए ना साहब। तो वो उस समय ये जो थ्योरी चल रही थी, मैंने उसमें अपने चैनल पे जब मैं नौकरी करता उन्हें कहा भी था कि यार ये बहुत ही बेतुकी बात लोग कह रहे हैं कि एलआईसी का पैसा डूब गया। आज उन्हीं शेयरों में, उन्हीं अडानी के शेयरों में जो निवेश है उनका, आप उनकी वैल्यू देखी जाके उससे ज्यादा है। तो वो तो मुझे नहीं लगता कि वो सही बात कही गई थी, वो गलत बात थी। ये सवाल था इसलिए मैंने कहा आपसे समझूं। हाँ, एक सवाल होता है कि शेयर्स को लेकर, आज तो वैसे हम चाहते हैं म्यूचुअल फंड पर ही करें, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ होता है कि बहुत सारे लोग शेयर में पैसा लगाते हैं और वो कुछ कहते हैं कि जब आज शेयर नया शुरू हो रहा है, पीओ क्या वो बोलते हैं आप, तो उसमें पैसा लगा देते हैं, फिर बहुत सारे लोगों को मिलता है, बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता। तो कई बार बड़ा वो ड्रीम दिखाया जाता है कि ये एक बहुत बड़ा 10,000 करोड़ का ग्रीन एनर्जी का फलाना ढिकाना वो प्रोजेक्ट है, और फिर नीरज जी बताएंगे ये फ्यूचर है, और वो फ्यूचर की ग्रीन लाइट जो है ना अंधेरा कर देती है इन्वेस्टर के। ऐसा होता है ज्यादा बार? बिल्कुल बिल्कुल होता है सर, उसको आईपीओ कहते हैं, आईपीओ। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यस। आईपीओ में विजय जी, पहले जो होता था कि जो जैसे आपकी एक प्राइवेट कंपनी है मान लीजिए, अब ना आपने सोचा कि इसको मैं लिस्टिंग कराऊंगा, तो जब लिस्टिंग कराना होता है तो आप आईपीओ लेके आते हैं, मतलब अपने कुछ शेयर बेचने आते हैं। कुछ नहीं। तो जब आप कुछ शेयर बेचने आते हैं तो आप पब्लिक को बेचते हैं, उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, हम लोग भी करते हैं, आप भी करते हैं, बड़े बड़े लोग करते हैं, कंपनियां करती हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं, म्यूचुअल फंड भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पहले होता था कि अगर आपकी कंपनी की वैल्यू 100 रुपए है तो आप 20 रुपए का डिस्काउंट लेके आते थे, मतलब कुछ टेबल पे छोड़ते थे दूसरों के लिए कि वो भी बेचारा कमाए। अब उन्होंने क्या किया कि हमारी कंपनी की अगर वैल्यू 100 रुपए है तो मैं 120 रुपए का वैल्यूएशन लेके आऊंगा, मतलब कुछ हम आपके लिए छोड़ ही नहीं रहे हैं। अगले 5 साल का वैल्यूएशन हमको आज दे दो आप, क्योंकि हम बहुत बड़े सब्ज दिखा रहे हैं, बहुत बड़े प्रमोशन कर रहे हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। इसलिए आप देखें तो ज्यादातर आईपीओ में कह रहा हूं मैं, इन्वेस्टर को नुकसान होता है। बहुत कम आईपीओ होते हैं जिसमें लिस्टिंग के बाद भी। सेबी या जो भी बड़ी कंपनियां हैं जो भी इसको देखती हैं मॉनिटरिंग, तो कोई मॉनिटर नहीं करता है कि आप लिस्टिंग कर रहे हैं तो किस प्राइस पे करेंगे?
देखिए ये काम मर्चेंट बैंकर का होता है, एक भी जो जिसके थ्रू ये कराया था, जैसे वैल्यूअर बुलाते हैं ना आप लोग की, आप वैल्यूएशन वाले बुलाओ, तो ये एक सब्जेक्टिव मैटर सर, इसको कोई सेबी या कोई रेगुलेटर नहीं तय कर सकता कि आपकी आपकी शर्ट की कीमत क्या होगी, ये हाँ। मर्चेंट बैंकर तय करेंगे। और इसमें इन्वेस्टर की भी जिम्मेदारी कि आप क्यों खरीद रहे हैं भाई, आपकी कनपटी बंदूक रख के तो खरीदा नहीं जा रहा है, आप उस झांसे में आके अप्लाई करे दे रहे हैं, ये तो तो सबसे उससे आसान क्या काम होता है, ये सबसे आसान काम है बेचारे को गाली देने का। जैसे ही है कि वोटर के लिए आप कहते हो कि आपने क्यों वोट दिया था उसको। है। नहीं सर, इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि एकदम उनको गलत नहीं कहा जा सकता आईपीओ वालों। मैं पहले ही मैंने कहा कि आईपीओ महंगे आ रहे हैं और आईपीओ में ज्यादातर निवेशकों को नुकसान होता है लिस्टिंग के बाद, ये मैं पहले ही बोल चुका हूं। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है कि अगर आप डायरेक्ट, आप म्यूचुअल फंड में जाओ ना, आप क्यों आ रहे हो डायरेक्ट में, अगर आप आईपीओ डायरेक्ट में आ रहे हो तो मैं मान रहा हूं कि आप थोड़े रिस्क बढ़ समझदार गया, आप हो। ये कह रहे हैं रिस्क बढ़ गया है। यस, रिस्क बढ़ गया है, इसलिए बहुत समझदारी से आप आईपीओ में पैसा लगाइए, क्योंकि आपका नुकसान उसमें हो जाएगा। और उसमें एक ट्रिक बताता हूं आपको सर, उसमें जो लोग निवेशित होते हैं उनके लॉक इन पीरियड होते हैं प्री आईपीओ से, आईपीओ खुलने से पहले जो लोग लगाते हैं उनमें 6 महीने साल भर का लॉक इन होता है, तो लेकिन जैसे ही 6 महीने तो बेचने आ जाते हैं, आपका नुकसान हो जाता है। तो इसलिए आईपीओ, मेरे हिसाब से अगर आपको आईपीओ में पैसा बनाना है तो आप लिस्टिंग के 1 साल बाद पैसा डालिए उसमें, जब प्राइस डिस्कवरी हो जाए, उसकी मार्केट उसको समझ ले ढंग से और 2-4 तब रिजल्ट आ जाए, तब आप मतलब डालिए 1 साल बाद। 1.25 लाख का हाथी खरीदिए, जब रुपए में मिल रहा हो तब नहीं खरीदना चाहिए कायदे से। एग्जैक्टली, जब सर बेसिक नियम अपने गांव में हम लोगों को सिखाया गया है कि जब रुपए का माल अठन्नी में मिले तभी लेने का, आप रुपए का माल ₹1.25 में ले रहे हो तो नुकसान तो होना ही है आपका। सर ऐसा लगता है मुझे कि ये शेयर मार्केट पे थोड़ा सा जो मेरी समझ है उसके हिसाब से आपको 101 एपिसोड्स करने पड़ेंगे समझाने के लिए, मेरे जैसे लोगों को समझाने के लिए कि कैसे होता है, क्योंकि इतने सारे नहीं सवाल लेकिन में मैं सोचता एक हूँ कभी म्यूचुअल फंड में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता दूं मैं अपने दर्शकों को, उनको ये ना लगे कि म्यूचुअल फंड में पैसा बनता नहीं, क्यों बन सकता है, मैं बहुत आसान भाषा में आपको बताता हूँ सर। एक रूल ऑफ 72 होता है, 72 का नियम, कि 72 को आप जिस भी संख्या से आप भाग देंगे तो या तो वो समय निकल आएगा या ब्याज दर निकल आएगी। तो जब भी आप निवेश करते हैं तो पहले 7 साल में आपका पैसा डबल होता सिर्फ, यानी ₹100 डालोगे तो 7 साल बाद वो दुगना हो जाएगा, और 7 से अगर आप भाग देंगे तो 10-12% के आसपास का रिटर्न आएगा आपका, ठीक है। तो पहले 7 साल में पैसा होता है डबल, उसके बाद 5 साल में होता है पैसा डबल, क्योंकि बेस बड़ा हो गया, आपका रिटर्न बढ़ गया है। तो अगर आप 5 नहीं, चलो 7 ही ले लो, नहीं हम तो 7-7 का ही लेंगे। तो पहले 7 साल में 100 का 200, दूसरे 7 साल यानी 14 साल बाद वो 200 का 400, और 21वें साल में वो 800 हो गया। तो 21 साल में ₹100 ₹800 हो गए। होगा। अब आप उसका निकाल लीजिए मैथ, कितना परसेंट का रिटर्न आपका बना। इसको कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो जो भी हमारे नए बच्चे शो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी नौकरी शुरू की है या जिनकी उम्र 25-30 साल है, आप इस बात पे भरोसा रखिए कि अगर आपने 20 साल तक बढ़िया एसआईपी चलाई तो आपके पास करोड़पति बनने का संभावना है, बशर्ते कि आप कुछ भी हो जाए एसआईपी बंद नहीं करेंगे। ऐसा ही। ये होता चलिए है। इस पे चर्चा करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने सब कुछ बताई है, बहुत बड़ा मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर सब लोग मेरे ख्याल से इंटरेस्ट रखते हैं, उस पर काम करना चाहिए। अगली बार हम लोग शेयर पर बात करेंगे, क्योंकि मैं कई बार सोचता हूँ कि मेरे जेब से ₹100 भी गिर जाता है, नुकसान होता है, तो मैं दिन भर तकलीफ में रहता हूँ। और नीरज जी कहते हैं आज मार्केट क्रैश हो गया और उनके 60 लाख करोड़ रुपए और 50,000 करोड़ रुपए चले गए, मेरे को तो उनके कोई फर्क ही नहीं दिखता। ये सब चक्कर क्या है इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अगले हफ्ते करते हैं। आज हम बात जी करते हैं, जैसे पिछली बार आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई थी ओयो की, रितेश जी। अग्रवाल जी, कैसे आपने हम्म, किया। और स्टार्टअप के लिए आपने एक बात सबसे इंपॉर्टेंट कही थी कि पहले प्रॉब्लम को पहचानिए कि प्रॉब्लमेटिक जी। एरिया क्या है और उस पर कैसे आगे काम करना, उसका सोल्यूशन क्या है। तो हम्म। आज क्या आप नया ज्ञान हमें देने वाले बिल्कुल, हैं? हम लोग ये वाली जो थीम हम लोगों ने पकड़ी कि पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढो, दैट इज योर बिजनेस। Yes. आज हम कहानी आपको सुनाएंगे जंबो किंग की। आपने ये सबसे जंबो अच्छा काम किंग। समझा है, आपने समझ लिया कि ये विजय त्रिवेदी एक प्रॉब्लम है, तो इसको आइडेंटिफाई करके अब कैसे चला जाए अब सॉल्यूशन ढूंढिए।
तो जंबो किंग की मैं कहानी सुनाता हूँ आपको। जंबो किंग एक चेन है रेस्टोरेंट की, जहाँ पे लार्जली मेनली वड़ा पाव मिलते हैं, तरह तरह के वड़ा पाव मिलते हैं, रेस्टोरेंट टाइप के होते हैं। मुंबई में जो लोग रहते हैं, मुंबई के आसपास के शहरों में रहते हैं, उनको ये पता होगा कि यहाँ वड़ा पाव एक बहुत ही फेमस, सबसे फेवरेट फूड है। टेस्टी और फेवरेट फूड है मुंबईकर का। मतलब मुंबई में अगर आप रहते हैं तो गारंटी मेरी कि आपने चाहे एक बार ही, लेकिन वड़ा पाव खाया जरूर होगा। तो मुझे इतना अच्छा लगा पॉपुलर कि फूड। मुंबई एयरपोर्ट गया। आजकल हाँ, एयरपोर्ट पे जो खाना मिलता है वो मुझे समझ नहीं आता कि क्या होता है और किस भाव से होता है, लेकिन वहां मैंने देखा कि वड़ा पाव मिल रहा है मुंबई एयरपोर्ट पर। ये लेकिन नहीं वो तो सौ लोकल, 100 रुपए का मिला होगा आपको। हाँ ठीक है, लेकिन लोकल फूड मिलता ही नहीं है आजकल, जो भी यस, एयरपोर्ट है। हाँ। तो वड़ा पाव बहुत ही पॉपुलर चीज है मुंबई की, और दशकों से, मतलब 50 साल 100 साल से होगी। तो अब ये है कि वड़ा पाव इतना पॉपुलर है, इसको कैसे हम कन्वर्ट करें? तो जो पहली चीज है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो। तो वड़ा पाव की प्रॉब्लम क्या थी? एक व्यक्ति हैं धीरज गुप्ता, जो जंबो किंग के मालिक हैं, उनका पुश्तैनी बिजनेस था मिठाई का। वो फैमिली से आते थे जहां हलवाई का काम होता था। तो उन्होंने काफी पढ़ाई लिखाई की, और उन्होंने ये देखा कि वड़ा पाव मुंबई के गली कूचों में हर जगह बिकता है। हाँ वही तो मैंने कहा, और वो तो हर जगह बिक रहा है, उसके लिए अलग से क्या दुकान खोलने की जरूरत है। एग्जैक्टली अलग से क्यों दुकान खोलते? आप ये समझ लिए कि मेरे ख्याल में कम से कम 25 से 30 लाख वड़ा पाव डेली बिकते हैं मुंबई में, डेली। इतना लोग 25 से खाते हैं 30 लाख। जी। इवन गली गली कूचों कूचों में, रेलवे स्टेशन के दाएं बाएं आगे पीछे फेमस दुकानें हैं यहाँ पे। 24 घंटे मिलता रहता है। और 24 घंटे मिलता है। मैं भी खाता हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है वड़ा पाव, गर्मा गर्म खाइए तो बड़ा मजा आता है। तो उन्होंने दो चीजें आइडेंटिफाई की कि इसमें दो प्रॉब्लम है, इस बिजनेस को हम कर सकते हैं, ब्रांड कर सकते हैं, क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज्ड है, कोई ब्रांड नहीं उसका। तो उन्होंने देखा कि वड़ा पाव हमेशा गरम अच्छा लगता है, ठंडा वड़ा पाव मजा नहीं आता, गरम मजा खाइए आप। और दूसरी प्रॉब्लम देखी कि हाइजीन एक प्रॉब्लम है, नहीं, जो ये बड़ी बिल्कुल प्रॉब्लम है। सड़क के किनारे छोटे वो हाइजीन का इश्यू है, सफाई साफ सुथराई नहीं होती। इन्होंने कहा ये दो प्रॉब्लम है, और बहुत सारे जो बड़े लोग, अमीर लोग जो मर्सिडीज से जा रहे हैं, उनका मन भी है तो बेचारे नहीं खाते कि यार ये हाइजीन का इशू है। इन्होंने इस दो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, और उन्होंने बाकायदा इसकी एक ब्रांडेड दुकान खोली जिसका नाम हुआ जंबो किंग। तो इन्होंने देखा कि एक वड़ा पाव 90 मिनट तक गर्म रहता है, निकल मतलब तल के निकलने के बाद वो 90 मिनट तक उसकी गर्माहट रहती है। तो उसको उन्होंने 90 मिनट एंड प्लस साफ सुथरी हाइजीन वाली दुकान रखी, और अच्छी क्वालिटी के पाव में उन्होंने लगा के बनाया, और गाड़ी उनकी चल निकली। क्योंकि अब हर आदमी को शर्म नहीं है और हाइजीन का इश्यू नहीं है, तो आदमी दनादन खा रहा है। 2 लाख रुपए से 2001 में धंधा शुरू किया गया, और आज ये 200 करोड़ से ज्यादा का। और 2 लाख बहुत सारे रुपए। मुंबई में, जी, पूना में सब जगह दुकानें हैं इनकी। बहुत सारे वैरायटी के सामान मिलने लगे हैं, तरह तरह की चीजें मिलती हैं। लेकिन क्रक्स इस स्टोरी का ये है कि ये जरूरी नहीं है कि आपके शहर में आप ये सोचें कि यहाँ तो कपड़े की 100 दुकानें खुल गई, अब मैं क्या करूं, मैं कैसे खोलूं। आप उसमें प्रॉब्लम ढूंढिए। और धीरज गुप्ता जो एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उन्होंने प्रॉब्लम ढूंढा, उनका पुश्तैनी बिजनेस था, उससे अलग हटके ढूंढा, और आपको करके दिखा दिया। तो ये जंबो किंग की स्टोरी है, और एक ये बड़ा बाकायदा इस पे आप, इंटरेस्टिंग। ये भी बात है कि जब आपने पिछली बार बताया था स्टार्टअप के लिए, तो हमें लगा कि अब कोई नई चीज ही ढूंढनी पड़ेगी, जबकि यस, प्रॉब्लम तो पुरानी चीजों में, मतलब जो कुछ है उसमें से ढूंढना है, वो भी हाँ, इम्पोर्टेंट है। उस रास्ते कोई से भी आपने, जरूरी नहीं कि आप एकदम नई चीज ही ढूंढ के लाना है। अब मुझे लगा कि मैं आइंस्टीन तो कभी बन नहीं पाऊंगा, तो फिर स्टार्टअप भी नहीं शुरू होगा। तो विजय जी ना, हम लोग ऐसी कहानियां सुनाए ना, लोगों को एंटरप्रेन्योर बना देंगे कि गुरु अब तुम ढूंढ ही लो अपने आसपास की समस्या। ये बहुत जबरदस्त बात है। तो जंबो किंग वालों को भी हमारी तरफ से सलाम बोलिएगा, आपके मित्र हैं। और ये और कहानी एक चीज लोगों को और, इंस्पायर, जी, उनका भी 2 दिन पहले बर्थडे भी गया है। जंबो किंग का बर्थडे 22 अगस्त 2001 को शुरू हुआ था, तो जंबो किंग को हैप्पी बर्थडे भी है। वाह वाह, चलो तो उसकी भी बधाई, बहुत शुभकामनाएं उसकी। और ये जो आप हम्म, कहानी सुनाते हैं ना हम्म, स्टार्टअप की, या जो, इससे मुझे लगता है हमारे जो बहुत सारे लोग हैं वो इंस्पायर होंगे। और हर कहानी बिल्कुल जो है ना, अपने आप में एक इंस्पिरेशन है। राइट। तो इस पर बात करेंगे। मेरे लिए तो वैसे नीरज जी इंस्पिरेशन है, हालांकि मैं कुछ सीख नहीं पाता ज्यादा, तो बस समझने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। अगली बार फिर किसी नए इशू पर बात करेंगे, मेरे ख्याल से शेयर पर भी बात करेंगे कि क्या है। बिल्कुल।
तो वहां पर 0 से शुरू करना पड़ेगा। शेयर के अभी स्पेलिंग में सीखता हूँ अगली बार। बिल्कुल विजय जी, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मतलब इसको ऐसे समझें कि हर व्यक्ति को अमीर होने का मौका मिल सकता है, भले ही वो ये कहे कि मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरे पास तो पैसे नहीं है। हम उसको ये बता सकते हैं कि आप भी उस रास्ते पे जा सकते हैं, आपको खाली सोचने और करने की जरूरत है। ठीक ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आइडिया। इस पर चर्चा करेंगे, मुझे लगता है सब लोगों को ये बात पसंद आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी जी, मच। आप अपना थैंक ख्याल यू। रखिए, आपका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार।